हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं खुशहाल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 के हिस्ट्री के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस नहीं कह सकता मैं, कुछ ऐसी आईएमपी इंफॉर्मेशन इन चैप्टर्स में से जो कि सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आपको पढ़नी है, बट हमें नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। हमें अक्सर हिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हम उसको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो हमें हिस्ट्री सिर्फ पढ़नी नहीं है, हमें हिस्ट्री समझनी है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 8, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो हमें पहले इस लाइन का मतलब समझना है। तो सिविल मतलब होता है सिविलियंस, सिटीजन्स, आम जनता, नागरिक। और डिसओबीडियंस करना है कि किसी की आज्ञा को न मानना, जो आप स्कूल में करते हैं, टीचर ने कहा होमवर्क करके और आप नहीं करते हैं, बड़ों की बातें नहीं मानते, ऐसा है क्या? नहीं, तो दैट इज डिसओबीडियंस। जब आप चीजों को नहीं मानते, किसी की लॉ, जो लॉ बनाया है उसे नहीं मानते, दैट इज डिसओबे करना, डिसओबीडियंस। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ से वहां चलना, बट मूवमेंट मीन्स एक क्रांति, एक सोच जो लोगों में फैल जाती है और सारे लोगों की सोच एक जैसे हो जाती है, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करने की जरूरत गांधी जी को क्यों आन पड़ी, या फिर हमारे देश के जो लीडर्स उस समय थे उनको क्यों आन पड़ी? तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड, देखिए जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसे आप देख सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसल द सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट देखिए, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर आदमी हो, सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। आप एसी के बिना रह सकते हैं, फैन के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप सॉल्ट के बिना, खाने के बिना नहीं रह सकते, राइट। तो ब्रिटिशों ने इसी का फायदा उठा के क्या कर दिया, तो सॉल्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। और जो सॉल्ट बनाने की कंपनी थी उसपे मोनोपोली ला दी। मोनोपोली यानी क्या? तो सॉल्ट बनाएंगे भी ब्रिटिश, बेचेंगे भी ब्रिटिश, सारा मुनाफा कमाएंगे भी ब्रिटिश, और किससे कमाएंगे? हमसे। और हमारे ही खिलाफ वो सारा पैसा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से गांधी जी डिसाइडेड, ही डिसाइडेड यानी कौन? गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह ऑल ओवर द इंडिया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट, है ना। तो मैंने आपको पहले बताया डिसओबीडियंस का मूवमेंट होता है किसी चीज को ना मानना। तो ब्रिटिशों ने एक्ट बनाया, सॉल्ट एक्ट बनाया, और हम उसको नहीं मानेंगे, इसीलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। गांधी जी ने सिर्फ 75 कार्यकर्ताओं के साथ एक मार्च यात्रा निकाली दांडी तक, और उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए। वो कहते हैं ना कि आप आगे चल, मैं आगे बढ़ता रहा और काफिला जुड़ता गया। उस तरह से गांधी जी आगे बढ़ते गए, उनके साथ लाखों लोगों का काफिला जुड़ गया। और दांडी जो कि गुजरात का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पे जाके उन्होंने सॉल्ट को अपने हाथ में उठाया और सॉल्ट लो को ब्रेक कर दिया। देन द पेशावर सत्याग्रह, थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में हम इन सब चीजों के बारे में समझेंगे ताकि कुछ ज्यादा बोर ना हो और इंटरेस्टिंग लगे। तो द पेशावर सत्याग्रह, अब पेशावर सॉरी, पेशावर आज के पाकिस्तान की एक सिटी है ना। तो हम इंडिया की हिस्ट्री में से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो वो बच्चा है जो 70 साल पहले बना है ना, ये हिस्ट्री हमारे तो 70 साल पहले से। तो पेशावर और पाकिस्तान खुद तब हमारे इंडिया में था, इसलिए इस हिस्ट्री को हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। तो द पेशावर सत्याग्रह। अब यहाँ पे एक वर्ड है सत्याग्रह। अब हम बहुत बार सुनते हैं सत्याग्रह सत्याग्रह, उसे समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमेशा हमेशा बोर लगता है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य अधिक आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करवाना। हम किसी चीज, किसी इंसान को अपने बारे में मार के, उससे वॉयलेंस करके नहीं मनवा सकते। अगर हम उसे बार बार वो चीज बताए जो सच है, तो एक न एक दिन उसे वो जरूर मानना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी की जो ये परंपरा है नॉन वायलेंस की, ये कहाँ से है? ये गांधी जी के मन से उपजी है? नहीं, तो हमारे इतिहास, हमारे भारत का जो हजारों वर्षों का इतिहास है, महावीर ने जो हमें सिखाया है, जो बुद्ध ने हमें सिखाया, अहिंसा का मार्ग जो गीता में लिखा हुआ है, उसी को समझते हुए गांधी जी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए सत्याग्रह का आइडिया, ही गेव द आइडिया ऑफ सत्याग्रह टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें हमें किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करना है। यहाँ पे एक आपको फिलिप्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे एक आपको इमेज दिया हुआ है, इफ यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर, खान अब्दुल गफार खान, यहाँ पे पहले से अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, खान अब्दुल गफार खान। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फ्रंटियर गांधी। देखिए यहाँ पे बड़े फ्रंटियर गांधी यानी प्रति गांधी, यानी कि गांधी जी की एकदम एग्जैक्ट कॉपी। इनको अगर पूरे देश में गांधी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिलता था, तो वो खान अब्दुल गफार खान को मिलता था, क्योंकि वो गांधी जी के इतने बड़े पक्के भक्त थे, उनके फॉलोवर थे, जो गांधी जी के मैसेज को आगे लेके जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ही हैड आल्सो फाउंडेड, देखिए ये क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है, खुदा एक खिदमतगार, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट? ग्रुप। ही हैड फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदा एक खिदमतगार ऑन 23 अप्रैल 1930, ये आपको याद रखना है। उस तरह से अगर हम आगे जाएंगे, सोलापुर,
सोलापुर सत्याग्रह के बारे में आपको याद रखना है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि सोलापुर में मिल्स वर्कर ने जो है ब्रिटिशों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण, गांधी जी का मार्ग कौन सा था? शांति, नॉन वायलेंस का मार्ग था। एक सत्याग्रह कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशों ने क्या कर दिया? उन पे फायरिंग कर दी और शंकर शिवदरे जैसे बहुत से वॉलंटियर्स मारे गए। इससे गुस्से में आके लोगों ने इसके जवाब में पुलिस स्टेशन, देखिए यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जलाना चालू कर दिया और ब्रिटिश और जो सिविलियंस थे उनके बीच में बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण बन चुका था। उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू, देखिए ये बाबू गेनू के बारे में हमको ये थोड़ा सा जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि इमोशनल थोड़ी सी या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है। बाबू गेनू वाज ओनली 14 इयर्स व्हेन ही जब उन्होंने हमारे लिए शहादत दी, शहीद हो गए। ब्रिटिशों का माल से भरा हुआ ट्रक जब मुंबई में इंटर कर रहा था तो वो ट्रक मुंबई में ना आए, क्यों ना आए? क्योंकि अगर वो माल भरा ट्रक मुंबई में आएगा तो ब्रिटिशों के कपड़े मुंबई में बिकेंगे। जब ब्रिटिशों के कपड़े बिकेंगे तो सारा फायदा किसको मिलेगा? ब्रिटिशों का। और एज यूजुअल वो उन सारे पैसों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो ट्रक अंदर ना आ सके, इसलिए बाबू गेनू जो इस ट्रक के आगे लेट गए और उस निर्दयी ब्रिटिशों ने उन उन क्रूर ब्रिटिशों ने उन उस छोटे से बच्चे के ऊपर से वो ट्रक चला दिया एंड बाबू गेनू की मौत हो गई, है ना? तो इन्होंने बहुत सी कम उम्र में हमारे लिए शहादत दी, तो इनके बारे में हमें भूलना नहीं है। उसके बाद हमें धारासना सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना है। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें कुछ कहूँ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर मैं आपको बताऊं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ के जाना है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और नीचे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज आल्सो गिवन देयर। आपको हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनसक्सेसफुल क्यों हुई? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई बड़ा कोई साइंस या बहुत लॉजिक नहीं है। राउंड टेबल यानी क्या होता है? हमने मूवीज में अक्सर देखा होगा, बड़े-बड़े राउंड से टेबल होते हैं, उनमें माइक लगे होते हैं और बड़े-बड़े लीडर्स एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कंप्लीट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राइट? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने लिया था? जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, इन्होंने क्या किया? इंडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज्यादा ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे थे उस वक्त, तो वो भी प्रोटेस्ट ना करे, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिया और इसमें इंडिया के जितने भी पॉपुलर लोग थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सबको बुलाया और उनको लालच देके अपनी तरफ करने की कोशिश की। लेकिन हम इंडियंस ऐसे मानने वालों में से थे क्या? नहीं। इसलिए तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। उनके रीजंस आपको देखने हैं। पहले वाले में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे वाले में गांधी जी मूव आउट कर गए थे और तीसरे वाले में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया था कि हम ऐसी किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मानते नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट, जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ। पैक्ट यानी क्या? करार हुआ, एक समझौता हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी कि अगर दलित नेता भी दलित होगा, उसे वोट करने वाले भी दलित होंगे। और गांधी जी का सपना क्या था? कि हम सब एक हो, पर ये जो मांग थी इसमें से दलित हमसे अलग ना हो जाए, इस डर की वजह से गांधी जी ने येरवाड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ, यानी कि जब तक मौत ना आ जाए तब तक मैं भूखा रहूंगा, ऐसी शपथ ले ली। और गांधी जी को अगर कुछ हो जाता तो सारा देश उस वक्त अनाथ हो जाता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गांधी जी को समझाने गए और उनको कहा कि आप अपना अनशन तोड़ लीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप अपना जो आपने जो मांग रखी है सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसे आप वापस ले लीजिए। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि गांधी जी अनशन तोड़ेंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है वो आम्बेडकर वापस लेंगे। इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद में रखना है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मैंने रीजन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस, थस दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, राइट? उसके बाद आपको इसका ये अब इसमें क्वेश्चंस आपको देखना है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें हाईलाइट किया है वो आपको एक बार अच्छे से देखना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर में किया हुआ है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, जरूर पढ़ना है। नाउ लेसन नंबर 9, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि अब तक इतने सालों की जो मेहनत थी, इतने लोगों का जो बलिदान था, उसका अब लास्ट फेज आ चुका था। अब हमें आजादी मिलने ही वाली थी। हर एक बच्चे के मुंह पे वंदे मातरम के नारे थे। हर कोई देश को आजाद कराना चाहता था। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था और वो सपना था आजादी का। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, अब गांधी जी ने एक क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी की जो लीडरशिप में जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, दैट इज इन इंग्लिश क्विट इंडिया मूवमेंट, के अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा रिजोल्यूशन 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, वहां पे एक ऐसा रिजोल्यूशन पास किया गया, बस अब बहुत हो गया, अब ब्रिटिशों अंग्रेजों भारत छोड़ दो, है ना? तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो डू यू नो में आपको जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है,
शिरीष कुमार के बारे में। इस पे अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिरीष कुमार वाज अ स्कूल बॉय और इन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलके जो हमारा ट्राई कलर था, तिरंगा था, उसको उनको फ्लर किया था, फहराया था और वंदे मातरम के स्लोगन दिए थे और एक आंदोलन किया था। इसकी वजह से ब्रिटिश इतने निर्दयी थे, इतने क्रूर थे कि उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों पे भी गोलियां चलवा दी थी और उसमें शिरीष कुमार और उनके बहुत से छोटे-छोटे दोस्त मारे गए थे। तो शिरीष कुमार से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, बाबू मेनू से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, इस पे आपको जरूर आंसर देना है। देन इंडिविजुअल सत्याग्रह जो आचार्य विनोबा भावे, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनोबा भावे हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो ही वाज आचार्य विनोबा भावे। ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी, तो वेरी पॉपुलर टॉपिक, आजाद हिंद सेना, आपको सबको पता है वो डायलॉग कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये डायलॉग किसने कहा था? ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये असली में बोला हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए हजारों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। और जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ी आर्मी ब्रिटिशों के खिलाफ तैयार कर दी थी। दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हिंदी में कहते हैं आजाद हिंद सेना, जो कि भारत को आजाद करने के लिए लड़ी थी, है ना। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो रिवॉल्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, जो ब्रिटिशों की एयरफोर्स थी, जो थी तो ब्रिटिशों की, पर उसमें सारे सिपाही जो थे वो हमारे थे, एयरफोर्स में सारे सिपाही हमारे थे। तो यहाँ पे एक आईएमपी आपको पूछा जाता है कि मुंबई में 18 फरवरी में वो कौन सी ब्रिटिश वॉरशिप थी जो जहां पे बहुत ज्यादा रिवॉल्ट हो चुका था, दैट वाज तलवार। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है और एज यूजुअल एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको आजाद हिंद सेना के, आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है, 1942 में कौन सी मूवमेंट चालू हुई थी और सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लेसन नंबर 10, आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि गांधी जी का मार्ग था सत्याग्रह का, जिसमें कोई हिंसा नहीं होती थी। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अहिंसा की बातों से हमें कभी भी आजादी नहीं मिलने वाली, इसलिए हमको हथियार तो उठाना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, स्वातंत्र वीर सावरकर, इनके बारे में अक्सर आपको डायरेक्ट इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि आर्म रिवॉल्यूशन में वीडी सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने सबसे पहले एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज मित्र मेला, और यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत हो गई, जो कि आज भी कार्यरत है, जो आज भी चल रही है। और इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, इनकी बहुत फेमस बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे अगर आपको और ज्यादा जानकारी स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में चाहिए तो आप इस डू यू नो बॉक्स को रेफर कर सकते हैं। देन चाफेकर ब्रदर्स, है ना, लोकमान्य तिलक के समय जब प्लेग जैसी बीमारी फैली थी, जो कि मरे हुए चूहों से निकलती है, हम भी एक बहुत बड़ी बीमारी को हरा के आज यहाँ पे निकले, दैट इज कोरोना बीमारी। उस तरह से प्लेग भी एक बीमारी थी जो कि छूने से, छींकने से फैलती थी, है ना। तो उस बीमारी के बहाने ब्रिटिश जो है भारतीयों को मारते थे, जेल में डालते थे, औरतों के साथ बुरा बिहेव करते थे। तो इसी का गुस्सा जब लोगों के मन में भरा, तो एक ब्रिटिश अधिकारी था पुणे में जिसका नाम था रैंड, और वो रैंड लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। इसलिए चाफेकर ब्रदर्स, देखो जिनका नाम क्या था, बालकृष्ण, चाफेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्णा और वासुदेव, ये तीनों भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव। इनका एक दोस्त था महादेव रानडे। इन चारों ने मिलकर जो है रैंड जो अधिकारी था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको मार दिया और बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। बंगाल में, अगर रिवॉल्यूशनरी बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुशीलन समिति, जो मैं पहले से अंडरलाइन कर चुका हूँ। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अरबिंदो घोष ने, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन इंडिया हाउस, ब्रिटिश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया से आने वाले लोगों की मदद करती थी, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती थी, तो ये किसने चालू की थी वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अनदर रिवोल्यूशनरी जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मदन लाल धिंगरा के बारे में आपको जानना है, जिन्होंने कर्जन वाइली को मार दिया था और इसकी वजह से मदन लाल धिंगरा को हैंग टू डेथ, फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसमें बहुत ही मेरे फेवरेट और पर्सनली मेरे फेवरेट एक हमारे रिवोल्यूशनरी दैट इज चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम आया था कि उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन था काकोरी, जहाँ पे ब्रिटिश जो है खजाने से भरी हुई एक ट्रेन लेके जा रहे थे और वो इंडियंस का लूटा हुआ सोना था, जो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके लूट लिया था। और एक छोटी सी कहानी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आजाद ने इस ट्रेन को लूटा था, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद के गांव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम देश के लिए या फिर जिस किसी रीजन की वजह से ब्रिटिशों का जो इतना खजाना लूटा है तुमने, तुम्हारी माँ बाप जो है वो भूख से तड़प रहे, तो तुम कुछ पैसा दे दो ताकि हम उन्हें खाना खिला सके। तो चंद्रशेखर आजाद ने दो बातें उनसे कही थी कि पहली बात कि माँ बाप सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे साथ जो और भी क्रांतिकारी है जो अपने माँ बाप को गांव में छोड़ के आए, माँ बाप तो उनके भी भूखे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि गांव वालों, अगर तुम मेरे माँ बाप को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो किसी दिन मुझको कहना, मैं गांव आऊंगा और उनके सीने में गोली उतार दूंगा। इतना जिगरा
इतना मतलब देश के लिए इतना पैट्रियटिज्म इन वीर सपूतों में हुआ करता था, इसकी वजह से आज इतने ये महान कहे जाते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपको पढ़नी है, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वेरी यंग एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी डायनामिक रिवोल्यूशनरी भगत सिंह, जो कि एट द एज ऑफ सॉरी, जिनको 23 की एज में ही फांसी दे दी गई थी। सोचिए 23 एज इज नथिंग माय फ्रेंड्स। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इनके साथ इनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव थे। इन्होंने यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स बनाए थे जो कि सिविल राइट्स के खिलाफ थे, इस वजह से इनके प्रोटेस्ट के इनका विरोध करने के लिए भगत सिंह ने जो है और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंक दिए थे। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई भगत सिंह थ्रू द बॉम्ब्स ऑन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अटैक ऑन चित्तगांव आर्मरी। आर्मरी यानी क्या होते हैं? शस्त्रागार, जहाँ पे ब्रिटिशों के शस्त्र हथियार पड़े होते थे। उस चित्तगांव में जो आर्मरी थी उस पे इन लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन, सुरेशन वॉज द चीफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन चित्तगांव, और इन्होंने इस पूरी आर्मरी को लूट लिया था। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश आर्मी से मदद ना मांग सके, इसलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस वर ब्रोकन एंड दे सक्सीडेड इन पैरालाइजिंग द कम्युनिकेशन। यानी इन्होंने कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया ताकि ये दूसरे किसी से मदद भी नहीं मांग सके, राइट। और इनके बाद बहुत सारी फीमेल्स भी इनके साथ इस चित्तगांव आर्मरी में जो है शामिल थी। उनके बारे में आपको नाम याद रख लेना है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। पर फॉर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, दिस सेशन इज अबाउट गेनिंग द नॉलेज, नॉट ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और अच्छे से समझनी है। सो आपको इस सेशन कैसे लगा? आई होप आपको मजा आया होगा। इस एक्सरसाइज को आपको जरूर देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।